गुड मॉर्निंग एवरीवन, यस नाउ अगेन आई एम हियर फॉर टू यू। और आज की हिंदी ऑनलाइन क्लास में पुनः आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग घर पर कैसे हैं? स्वस्थ हैं और प्रसन्नचित्त हैं और अपने अभ्यास का आनंद ले रहे हैं। इसी कामना के साथ में आज हम अपनी यह कक्षा आरंभ करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग ने पिछले वाली कक्षा में अपना नया सा जो पाठ हमने पढ़ा था, पाठ 13 हिमालय का आमंत्रण, उससे संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न हल किए थे। हमने हिमालय का आमंत्रण कविता में यह पढ़ा था कि हिमालय हमें अपने पास बुला रहा है, उसमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और वहाँ पर जाने पर हमको कैसा फील होगा। उसने वो सारी जो स्थितियाँ थी वो हमें बताई थी कि वहाँ की पगडंडियाँ कैसी हैं, वहाँ पहाड़ की चढ़ाई उतराई हमें क्या सिखाती है, वहाँ की हवा हमारे कानों में क्या गुनगुनाती है। और हमने इस कविता के माध्यम से ये समझा था कि हमें हमेशा गतिशील रहना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, अपने विचारों पर, अपने लक्ष्य पर अडिग रहना चाहिए और प्रकृति की प्रत्येक वस्तु हमें कुछ न कुछ सिखाती ही है, तो हमें उस मौन संदेश को समझना चाहिए। चूँकि हम लोग अपनी पुस्तक का अभ्यास प्रश्न का लेखन का कार्य समाप्त कर चुके हैं, तो आज हम अपने इसी पाठ को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर लेखन का कार्य आज समाप्त करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक मयूर पंख को ओपन कर लीजिए। उसमें पाठ 13 हिमालय का आमंत्रण आप लोग को दिया है। पेज नंबर आज जो है हम 90 और 91, 90 या 90 और 91 का कार्य करने वाले हैं। तो चूंकि हम प्रश्नोत्तर लेखन का कार्य करेंगे तो हमारे पास प्रश्नों के लिए पुस्तक का खुला होना जरूरी है। तो पुस्तक और आप अपनी अभ्यास पुस्तिका या जो नोटबुक है वो और साथ ही अपनी पेन या पेंसिल निकाल के हमारे साथ यह कार्य आरंभ करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले जैसे कि हम लोग अपने लेखन कार्य में श्रुत लेख का कार्य करते हैं, है ना, सभी को पता है। यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए, श्रुत लेख। श्रुत लेख के अंतर्गत आपको पता है हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसे शब्द लिखते हैं जो सुनकर लिखे जाते हैं और उसके लिए हम बाकायदा इस तरह से अपने नोटबुक में 2 रेखाएं खींचते हैं और फिर वहां पर हम क्या करेंगे, एक बार मेरे साथ आप लिखिएगा और 2 बार वही शब्द आप स्वयं अपने मन से लिखेंगे और उन्हें दोहराएंगे। तो चलिए हम इस कार्य को आरंभ करते हैं। हमारा पहला जो शब्द है बेटा वह है स्वागत। ठीक है, किसी को कोई परेशानी नहीं। लिखते समय पुनः हम दोहरा रहे हैं, आप कृपया अपने लेखनी यानी अपने अक्षरों का ध्यान रखें। आप कैसे बना रहे हैं उन अक्षरों को, शब्दों के मध्य, शब्द में जितने अक्षर आपने प्रयोग किए उनके मध्य पर्याप्त दूरी को अभी से ध्यान रखकर ही लिखें बेटा। लिखने के बाद में बहुत ज़्यादा अनटाइडी वर्क आप लोगों का हमारे पास आ रहा है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कई बार आप स्वयं भी जब अपनी नोटबुक खोलकर देखते हैं तो आपको भी अच्छा नहीं लगता है ना। तो आपके पास अभी पर्याप्त समय है, आप घर पे आराम से धीरे धीरे पूरा प्रयास करके सुंदर अक्षर लिख सकते हैं। तो वही कोशिश करिए, जब भी हम मिलेंगे, जब हम आमने सामने बैठ के कार्य करेंगे तब हमें ये परेशानी का सामना नहीं करना होगा। तो अगला शब्द है हमारे पास बेटा चढ़ाई। चढ़ाई, है ना। अगला पगडंडी, ये रही पग और ये रही डंडी। पग को रखकर बनाई हुई डंडी या पग से बनी हुई डंडी। डंडी मतलब सीधा रास्ता। फिर एक और शब्द दिया है हमें छुट्टी। छुट्टी यानी अवकाश। अगला शब्द हमारा है धैर्य। सॉरी, उसके पहले ढलान लिख लेते हैं हम। फिर धैर्य इस तरह से। तत्पश्चात हमारा शब्द है प्रेरित।
ट में ई की मात्रा त, प्रेरित। और सबसे मुख्य शब्द जो हमने इस कविता के पाठ में सबसे पहले पढ़ा, आमंत्रण। आमंत्रण मतलब न्योता या बुलावा। शादी ब्याह का आमंत्रण मिलता है ना, बिना न्योते के तो हम कहीं जाते ही नहीं हैं। जाते हैं क्या? ऐसा कहा जाता है जब तक आपको आमंत्रित ना किया जाए कहीं नहीं जाना चाहिए, भले ही वो आपके कितने ही प्रिय व्यक्ति का ही घर क्यों ना हो, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिए। आप जल्दी से इस कार्य को लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और अपना अगला वाला कार्य करेंगे बेटा। इसके पश्चात हमारा अगला कार्य कौन सा है? जैसा कि हमेशा हम लोग शब्दार्थ लेखन का कार्य करते हैं, तो इसके पश्चात हम अपना क्या करेंगे? शब्दार्थ लेखन। पुनः हम यहाँ पर तो शीर्षक डाल रहे हैं शब्दार्थ लेखन। इस तरह से उसे रेखांकित कर दीजिए 2 रेखाओं से। फिर हर बार की तरह मध्य में इस तरह से 2 रेखाएं डाल दीजिए। व्यवस्थित रूप से हम अपना कार्य करेंगे। अब हम अपना पहला शब्दार्थ लिखते हैं। इस तरफ शब्द, इस तरफ अर्थ। पहला शब्द है हमारे पास मंद मंद। आपकी पुस्तक में भी दिया है मंद मंद, है ना, यही दिया है। देखिए जरा, जब हम पेज नंबर अपने कविता का निकालते हैं 88, तो वहां पर आपको लाल अक्षरों से दिया है मंद मंद। मंद मंद का मतलब होता है बेटा धीरे धीरे, धीरे धीरे। तत्पश्चात दूसरा वाला दिया गया है हमें अनुपम। अनुपम का अर्थ होता है अतुलनीय, जिसकी किसी भी चीज से तुलना न की जा सके, उसे कहते हैं अतुलनीय बेटा। तत्पश्चात तीसरा वाला जो है हमारा शब्द वह है स्वर लहरी। स्वर लहरी। स्वर लहरी का अर्थ आपकी पुस्तक में ही है, देखिए उसका अर्थ होता है आवाज। आवाज। अगला शब्द ढलान। हमने आपको जब कविता समझाई थी तब बताया था ढलान का अर्थ होता है उतार। कई बार कुछ रास्ते भी ऐसे होते हैं जो ऐसे चढ़ने के होते हैं। पहाड़ों पर जो अधिकतर रास्ते होते बेटा उसमें चढ़ाव होता है और ढलान यानी कि उतार होती है। पगडंडी। पगडंडी का अर्थ बहुत स्पष्ट दिया है सकरा रास्ता। कैसा रास्ता? सकरा रास्ता जो होता है बहुत छोटा होता है, लंबाई में तो बहुत ज्यादा होता है मगर चौड़ाई उसकी बहुत कम होती है। अगला शब्दार्थ है हमारा पुलकित यानी प्रसन्न। पुलकित अर्थात प्रसन्न। और अंतिम आपका
शब्द है आमंत्रण। इसका अर्थ होता है बुलावा या न्योता भी होता है। तो आप जल्दी से इस कार्य को समाप्त कर लीजिए, फिर हम इन दोनों कार्यों को यहाँ से हटाएंगे और फिर अपना प्रश्नोत्तर लेखन का कार्य आरंभ करेंगे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अपना लेखन कार्य समाप्त कर लिया होगा। तो हम इस कार्य को यहाँ से हटा देते हैं। अगले प्रश्न की हेडिंग हम यहाँ पर शीर्षक डाल रहे हैं, निम्न प्रश्नों के या इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यही है ना, आपकी पुस्तक में भी देखिए यही लिखा हुआ है। इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, चलिए हम देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कवि ने, क नंबर वाला प्रश्न देखिए बेटा, बाकायदा आपके पास इस तरह की रेखा डली हुई है। चूंकि हमें उस पर कैसे लिखना है यह दिखाने के लिए हम यहाँ पर आपके लिए रेखा डाल रहे हैं। कवि ने कहाँ घूमने जाने के लिए कहा है। कहा है। अब देखिए बेटा, कहा और कहा सुनने में हल्का सा अंतर है, लिखते समय वही अक्षर यूज हो रहे हैं। यहाँ सिर्फ चंद्रबिंदु और यहाँ चंद्रबिंदु नहीं है, लेकिन एक इतने हल्के अंतर से भी उन दोनों शब्दों का अर्थ बदल जाता है ना। तो कैसे बदल जाता है, चलिए इस प्रश्न को पूरा करके हम आपको बताते हैं और क्यों। प्रश्नवाचक चिन्ह ये कहाँ स्थान के लिए प्रयुक्त होता है, ये कहाँ आपके बोलने के लिए प्रयुक्त होता है। जब हमने कहा कि कहाँ जाने के मतलब किस जगह पर जाने के लिए, और यहाँ पर हमने कहा है मतलब बोला है ना। तो ये हल्का सा अंतर होता है बेटा, लेकिन इसको हमेशा ध्यान रखिए। बहुत सारे बच्चे ही नहीं, बहुत सारे लोग भी कई बार ये गलती कर देते हैं और इसका ध्यान नहीं रखते हैं।
वे इन दोनों शब्दों के बीच का डिफरेंस पता ही नहीं कर पाते हैं, और जब उन्हें पता होता है तब भी कई बार वे जल्दबाजी में इसको भूल जाते हैं। तो हमें यह गलती नहीं करना है। इसका उत्तर हम लिखना शुरू करते हैं। उत्तर है, कवि ने हिमालय घूमने जाने के लिए कहा है। क्यों? कोई बताएगा हमें क्यों कहा है? सभी के पास पुस्तक है अपनी? क्यों कहा है? वहां पर क्या कुछ अच्छी चीजें हैं क्या जिनको देखने के लिए हमें जाना चाहिए? उन्होंने आखिरी वाक्य में कहा था, मन को पुलकित कर दे ऐसी यादों का बाना होगा और सुंदर पहाड़ का अनुभव करने तुमको पहाड़ पर आना होगा। तो हमें कवि ने हिमालय घूमने जाने के लिए क्यों कहा है? क्योंकि अगर हम अपने मन को प्रसन्न करने वाली यादें बनाना चाहते हैं और सुंदर पहाड़ का अनुभव करना चाहते हैं, उसकी सुंदरता का अनुभव होगा तथा हमारे पास मन को प्रसन्न करने वाली क्या होंगी? यादें भी होंगी। पूर्ण विराम। कहीं किसी को कोई दिक्कत है बेटा? किसी को कोई परेशानी, कोई ऐसी चीज जो आपको ऐसा लग रहा है कि मैम ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास अंत में यही एक रीजन था, क्योंकि कवि ने कहा है ना कि सुंदर यादों का बाना और सुंदर पहाड़ का अनुभव, ये दो चीजों के लिए आपको हिमालय घूमने जाना चाहिए, और वहां जाने पर ही तो ये चीजें हमें प्राप्त होंगी। अब हम अपना प्रश्न नंबर ख लिख रहे हैं। बहुत सरल सा प्रश्न है आपका, ख वाला भी देखिए बेटा। गहरी घाटी क्या संदेश दे रही है? गहरी घाटी क्या संदेश दे रही है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। अतिरिक्त लाइन को हम यहां से हटा देते हैं। उत्तर बहुत अच्छे से हम लिख रहे हैं कि गहरी घाटी हमें क्या संदेश देती है? गहरी घाटी हमें, कविता में हमने क्या पढ़ा था? गहरी घाटी गहराई से विचार करने का संदेश दे रही है। हमेशा जीवन में गहराई से विचार करना चाहिए। गहराई से विचार करने का संदेश दे रही है। पूर्ण विराम। ठीक है बेटा, कोई परेशानी, कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि मैम ये नहीं है या ये होनी चाहिए,
चूंकि हम लोगों ने साथ में कविता पढ़ी है तो हमारा उत्तर भी हमारे प्रश्न के अनुसार या उसको संतुष्ट करने वाला होना चाहिए। आप लोग ध्यानपूर्वक इस कार्य को कर लीजिए, तत्पश्चात हम इसे यहाँ से हटा देंगे। चलिए अब हम इसे यहाँ से हटा रहे हैं ताकि हम थोड़ा और अपना कार्य आगे बढ़ा सकें। उम्मीद है आप लोगों ने यह कार्य कर लिया होगा। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, प्रश्न नंबर 2। चढ़ाई और ढलान क्या करते हैं? चढ़ाई और ढलान क्या करते हैं? क्या करते हैं? जरा सोचिए कविता के आधार पर क्या करते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। कविता में हमने 2 पंक्तियां पढ़ी थी बेटा, जिसमें कहा गया था कि चढ़ाई कभी कभी कठिन परीक्षा लेती है और फिर ढलान धीरे धीरे सारी थकान हर लेती है। तो चढ़ाई कठिन परीक्षा देना सिखाती है और यदि कविता के भाषा में कहें तो चढ़ाई जो है वह कठिन परीक्षा लेती है। और ढलान क्या करती है? सारी थकान हर लेती है। यहाँ पर बेटा हमें जीवन से जोड़कर उन्होंने बताया है, किंतु चूंकि हम पहाड़ के बारे में लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर अभी सिर्फ उसी के अनुसार लिख रहे हैं। सारी थकान हर लेती है। हर लेती है मतलब दूर कर देती है। पूर्ण विराम लगा दीजिए। घ वाला प्रश्न देखिए, हमें दिया गया है हवा हमें किस प्रकार प्रेरित करती है? हवा हमें किस प्रकार प्रेरित करती है? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर बहुत सरल है। हवा तो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हमने कविता में पढ़ा है ना, धीरज धरना पगडंडी सिखाती, बढ़ते जाओ चढ़ते जाओ हवा कान में गाती। तो हवा हमें सदैव मतलब हमेशा क्या करती है? आगे बढ़ते रहने के लिए, आगे बढ़ते रहने
के लिए प्रेरित करती है। पूर्ण। अंतिम प्रश्न अंक पर है हमारा। कौन सा प्रश्न है देखिए, हमारे साथ पढ़िए। धैर्य धारण करना हमें कौन सिखाता है? धैर्य धारण करना हमें कौन सिखाता है? और इसी में एक और प्रश्न जोड़ दिया गया है बेटा, किस प्रकार और किस प्रकार। एक ही प्रश्न में उन्होंने दो प्रश्न पूछ लिए हैं, तो हमें उन दोनों का उत्तर लिखना है। हम भी संक्षिप्त रूप में दोनों प्रश्नों का उत्तर एक साथ लिख कर देंगे और फिर उसे याद भी करेंगे हम। चलिए, तो पहला हम लिख देते हैं कि धैर्य धारण करना हमें कौन सिखाती है? लंबी पगडंडी। लंबी पगडंडी हमें धैर्य धारण करना सिखाती है। कैसे? कैसे? अब ये प्रश्न तो है, कॉमा लगा दीजिए। जिस प्रकार लंबे समय तक पगडंडी क्या करती है? कोई बताएगा? पगडंडी होती ही नहीं है। लंबे समय तक जो पगडंडी होती है वह अपने आप के रास्ता बनने का इंतजार करती है बेटा, है ना। तो हमें क्या लिखना है कि लंबे समय तक पगडंडी रास्ता नहीं बन पाती, उसी प्रकार हमें भी क्या करना होता है? अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या करना होता है? धैर्य रखना होता है। धैर्य रखना होता है या रखना चाहिए। तो इस प्रकार हमारे यह प्रश्नोत्तर यहाँ पर समाप्त हो रहे हैं और इसी के साथ हमारा पाठ 13 हिमालय का आमंत्रण भी यहीं पर समाप्त हो रहा है बेटा। तो आज हम यह कक्षा यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगली बार हम पुनः मिलेंगे एक नए पाठ के साथ, आप लोगों के साथ।
तो तब तक आप लोग अपने इस कार्य को निरंतर जारी रखिए। सिर्फ लिखना काफ़ी नहीं है, आप इसको पढ़ेंगे, पुनः पुनः याद भी करेंगे। और अगली कक्षा तक जब हम साथ में होंगे, तब तक के लिए मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ऐसे ही अपने घर पे स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। और पुनः मौसम बदलने को है, तो कृपया अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें बेटा। ठीक है, बाय बाय।